हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी कैम। सो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए SN1 मैकेनिज़्म। इन द प्रीवियस वीडियो हमने सीखा अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड स्पेसिफिकली उसके अंदर हमने देखा अबाउट SN2 मैकेनिज़्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि वो वीडियो आप जो है देख ले। इन दैट वीडियो हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस की है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं, ओके, व्हाट इज़ मीन बाय अ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज़ मीन बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद हमने देखा था SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट अस स्टार्ट टुडे विद SN1 मैकेनिज़्म। SN1 मैकेनिज़्म, SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। So SN1 stands for न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो ये मैकेनिज़्म को बेसिकली हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड द मैकेनिज़्म। उसके बाद हम मैकेनिज़्म देखने के बाद इन मैकेनिज़्म हम क्या देखेंगे कि कितने स्टेप्स में जो है रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, एक एक स्टेप जो है किस तरह से हो रहा है, एंड आफ्टर दैट हम उसके काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। काइनेटिक्स मीन द रेट ऑफ द रिएक्शन, कौन से मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, कौन से मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, उसकी वजह से जो है हमारा रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, वो हम स्टडी करते हैं इन काइनेटिक्स। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्टीरियो, दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? सी, इन स्टीरियोकेमिस्ट्री we study about the configuration of atoms around the carbon in 3-dimensional space। configuration से मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हम देखते हैं कि अलग अलग एटम जो है किस तरह से अरेंज है इन दी 3-dimensional स्पेस। किस तरह देखते हैं हम जो है रिएक्टेंट को कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट के साथ में, एंड देखते हैं कि रिएक्शन जो रिएक्टेंट है हमारा उसका कन्फिग्रेशन और जो प्रोडक्ट है हमारा उसका कन्फिग्रेशन, दोनों के कन्फिग्रेशन में क्या डिफरेंस है। सो विच इज़ नथिंग बट stereochemistry। So first we will complete mechanism, then kinetics, and then we will cover stereochemistry of the SN1 mechanism। So SN1 reaction को स्टडी करने के लिए, इस मैकेनिज़्म को स्टडी करने के लिए हम जो एग्जांपल लेंगे वो होगा एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड जब इसका रिएक्शन करेंगे विद एनी एक्वस NaOH और KOH, इन एक्वस मीडियम NaOH, सो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा टर्शरी अल्कोहल एंड NaX। X कैन बी एनी हैलाइड जो हमने यहाँ पर लिया है। अब बात आती है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता क्या है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कार्बन जो है अपने 4 वैलेंसी जो सेटिस्फाई कर सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से होगा CH4। सो इन अल्काइल हैलाइड हमें एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है एनी विद एनी हाइड्रोजन एटम। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे लेट्स से क्लोरीन एटम से। क्लोरीन एटम से हमने जो है रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन एटम को, ओके, तो ये बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड। बट हमें इसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी हमें इन तीनों हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करना पड़ेगा विद एनी अल्काइल और अराइल ग्रुप्स, ओके। हमें इस कार्बन को अटैच करना पड़ेगा 3 ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, ओके, उसको हम कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इन दिस केस इट विल बी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है 4 के 4 ग्रुप जो है हम लोग डिफरेंट लेंगे। यहाँ पर मान लो हमने ले लिया CH3, यहाँ पर लेते हैं C2H5 एंड यहाँ पर ले लेते हैं C6H5। C6H5 इज़ नथिंग बट फिनाइल ग्रुप, ओके।
अब ये चारों के चारों ग्रुप्स जो है डिफरेंट हो गए इस कार्बन के ऊपर। सो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पता हो तो आपको जो है ये ऑलरेडी पता होगा। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट जो है खुद से पहले एक बार पढ़ ले। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी किस वजह से होती है, उसके बाद एसिमेट्रिक या फिर कह सकें कायरल कार्बन क्या होता है, यह आप पढ़ लीजिए। ओके, उसके बाद आप पढ़ लीजिए इनैंशोमर्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद आप पढ़ लीजिए इनैंशोमर्स क्या होते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक आप जो है इस एसेंट वन मैकेनिज़्म को अच्छे समझ पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है आपकी टेक्स्ट बुक में, छोटे छोटे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, ये पढ़ना बहुत ईजी है एंड अंडरस्टैंड करना भी बहुत ईजी है। अगर आप इसको समझ के आते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा और भी क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हमने लिया है इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक मॉलिक्यूल एंड इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके, सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टार मार्क से। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो है 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये क्लोरीन एटम है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है एंड दिस इज़ फिनाइल ग्रुप। सो दिस इज़ पर्टिकुलरली एन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल एंड ये कार्बन जो होगा इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर इसको एक और एक नाम देते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कायरल कार्बन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके ऊपर जो है 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। सो हम लोग इस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेशली जो लास्ट पार्ट है हमारा इस रिएक्शन मैकेनिज़्म का जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, उस चीज़ के लिए हम लोग जो है यहाँ पर एक कायरल कार्बन एटम या फिर एक कायरल मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक असिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसका रिएक्शन हम करेंगे, हमारा रिएजेंट जो हमें न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करवाएगा NaOH। ओके, सो ये रिएक्शन क्या होगी, सिंपली Cl माइनस का रिप्लेसमेंट होगा OH माइनस के साथ में। सो बेसिकली हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। OH से अगेन ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, एक कायरल कार्बन होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है सारे के सारे ग्रुप जो है डिफरेंट लगे हुए हैं। तो ये रिएक्शन तो इतना सिंपल लग रहा है बट इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है फैक्टर्स छुपे हुए हैं जिसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर मैकेनिज्म। सो लेट अस स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। सो इन द स्टेप 1 क्या होगा, मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, अगर आपने SN2 मैकेनिज्म देखा होगा तो आपने उसके अंदर देखा होगा कि SN2 के अंदर जो है एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, बट SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं। ओके, एंड द स्टेप 1 हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने SN2 मैकेनिज्म में देखा था कि ये जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से ये जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स का जो पोजीशन होगा अलॉन्ग द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन होगा। तो कुछ इस तरह से होगा। अगर मान लो मैं इसको प्लेन में लेता हूँ तो ये जो C2H5 का पोजीशन होगा इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये अबो द प्लेन है इस C2H5 का पोजीशन, और ये C6H5 का पोजीशन जो है मैं बिलो द प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ। सो ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का। एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में हमारे पास ये कार्बन जो है अलॉन्ग द प्लेन है। ओके, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है अबो द प्लेन है, एंड ये जो ग्रुप है फिनाइल ग्रुप, ये जो है बिलो द प्लेन है। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप
हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। वो किस तरह से होता है? इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक स्लो स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा, हमारा जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम जो है लीव कर जाता है एंड इस कार्बन के ऊपर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह। ये आ गया इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब देख सकते हैं कि ये क्लोरीन एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले गया है। ओके, सो यहाँ पर जो क्लोरीन एटम जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर हमें मिल गया है अलग से। अब ये स्टेप जो फर्स्ट स्टेप जो हुआ है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इस स्टेप के पीछे के रीजंस क्या है, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो जिसकी वजह से ये जो स्टेप जो है हो रहा है, यानी क्लोरीन एटम जो है निकल के जा रहा है। ओके, सो ऐसे ऐसे फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ओके, ड्राइविंग फोर्सेस किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी स्टेप के होने के लिए, है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्सेस। तो यहाँ पर पहला फैक्टर क्या हो सकता है क्लोरीन के निकल जाने का? द फर्स्ट फैक्टर इज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम। ओके, क्लोरीन जो होता है हमें पता है जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी तरफ जो है खींचते रहते हैं, यानी पुल करते हुए रहते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जो है चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम। दूसरा ड्राइविंग फोर्स क्या हो सकता है? अब देखो, जैसे क्लोरीन को लीव करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म हुआ है वो क्या फॉर्म हुआ है, एक टर्शरी कार्बोकटायन। टर्शरी कार्बोकटायन क्यों? क्योंकि इस कार्बोकटायन से 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ टर्शरी कार्बोकटायन। तो जो टर्शरी कार्बोकटायन होता है वो जो है बहुत स्टेबलाइज्ड होता है। ऐसा क्यों? हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की, या फिर उसको हम लोग -I इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की, उसी तरह ये जो अल्काइल ग्रुप्स है, मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को देने की। ओके, सो इन दिस बॉन्ड ये CH3 ग्रुप जो है और ये C2H5 ग्रुप जो है इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोकटायन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड दैट इज़ वाई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ओके, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप जो है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं बाय +I इफेक्ट। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो बाय दिस वे इस कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसी के साथ साथ ये जो C6H5 ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप, जो कुछ इस तरह से होता है ना, ये फिनाइल ग्रुप जो है कुछ इस तरह से होता है। बेंजीन के साथ में इसका एक बॉन्ड होता है इस कार्बन का, एंड इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन एटम को हटा दोगे तो जो ग्रुप मिलेगा हमें वो होगा फिनाइल ग्रुप। ओके, सो इस फिनाइल ग्रुप जो है इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करता है बाय रेजोनेंस इफेक्ट, यानी इसके जो डबल बॉन्ड होते हैं, ये डबल बॉन्ड जो है डीलोकलाइज होते हैं इस पॉजिटिव सेंटर पर। सो इसको हम कहते हैं +R इफेक्ट। ओके, सो ये +R इफेक्ट से इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। हमें पता है कि बेंजीन में जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, यानी उनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता, वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है रेजोनेट करते हुए होते हैं इन देयर मॉलिक्यूल। सो दीज आर दी 2 ड्राइविंग फोर्सेस। अगेन एक तीसरा भी ड्राइविंग फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। अब ये सॉल्वेशन मतलब क्या होता है? हम जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ दिस स्टेप। अगर हम चाहें, अगर किसी ऐसे मॉलिक्यूल में SN1 मैकेनिज़्म करवाना, तो विद द हेल्प ऑफ जो है हम सॉल्वेंट भी कर सकते हैं। हमें सॉल्वेंट तब यूज़ करना पड़ेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जो पोलराइज्ड हो, जैसे वाटर, मान लो वाटर हो गए, एसिड्स हो गए। अगर हम मान लें वाटर, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है ना। सो इन दिस वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दोनों हाइड्रोजन से अपनी तरफ पुल किए हुए होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, एंड उसी की वजह से इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हुए होते हैं। सो क्या होता है इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, यानी हमने जो मीडियम लिया था रिएक्शन वो क्या था? एक्वस मीडियम था। सो ऑब्वियसली जो हमारा रिएक्शन सिस्टम होगा उसके अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एंड दैट वाटर मॉलिक्यूल हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन को जो है स्टेबलाइज करेंगे, एंड उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। इस कार्बोकैटायन के अराउंड जो है बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन जो है इस कार्बोकैटायन से अटैच हो जाएंगे विद वीक फोर्सेस, दैट इज दोज वीक फोर्सेस आर बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, सो कुछ इस तरह से होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन। सॉल्वेशन जो है एक एक्स्ट्रा इफेक्ट होगा जिसकी वजह से हम जो है इस टर्शियरी कार्बोकैटायन को और स्टेबलाइज करेंगे, यानी इस क्लोरीन का निकलना जो है और भी ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी होगा? क्लोरीन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, ये तो इलेक्ट्रॉन लेके जाना ही चाहता है, बट उसी के साथ साथ ये मिथाइल, ये C2H5 प्लस एज वेल एज C6H5 जो है इस कार्बन को और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्लोरीन जस्ट यू कैन लीव, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम इस कार्बन को जो है स्टेबलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर इफ़ेक्ट्स, है ना। ये जो है और भी फेवर कर रहे हैं क्लोरीन का निकलना इस मॉलिक्यूल से। सो दीज आर दी ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ द रिएक्शन। इन द सॉल्वेशन ऑल्सो इस कार्बोकैटायन को जो है स्टेबलाइज किया गया है विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वो किस तरह से होता है मैंने बता दिया, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है इस कार्बोकैटायन से क्या हो जाएंगे, अराउंड जो है आ जाएंगे और इस कार्बोकैटायन को जो है स्टेबलाइज करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। दिस इज नथिंग बट सॉल्वेशन। सो दीज आर द 3 ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ दिस स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो स्लो स्टेप है, एंड बिकॉज इट इज़ अ स्लो स्टेप इट इज़ कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड स्टेप, स्टेप 2। इन दिस स्टेप 2 हम देखेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? OH माइनस। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हमें प्रोवाइड किसने किया है? NaOH, या फिर हम लोग इसकी जगह पे KOH भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्वस मीडियम में होगा, एक्वस NaOH और एक्वस KOH। ओके, सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है किस तरह से होगा? नाउ थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कार्बन था वो था टेट्राहेड्रल। सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, अपने अपने पोजिशंस पर है अलॉन्ग दी कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि एक एटम जो है चले गया है, सो इस कार्बन का, इस जो टर्शियरी कार्बोकैटायन का जो स्ट्रक्चर है वो अभी टेट्राहेड्रल नहीं है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर जो है स्ट्रक्चर है, यानी ये तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन में। यहाँ पर ये सारे के सारे एक प्लेन में नहीं थे, एक जो है अबो द प्लेन था, एक बिलो द प्लेन था, और 2 जो है ऑन द प्लेन थे। बट यहाँ पर ये तीनों के तीनों ग्रुप जो है एक ही प्लेन पर है। ओके, तो काइंड ऑफ यहाँ पर जो ज्योमेट्री जो है चेंज हो चुकी है। सो जो हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पर होगा। सो ये कुछ इस तरह से होता है, 2 तरह से अटैक हो सकता है। So this is the carbocation.
इस ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल पर हम जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है दो साइड से करवा सकते हैं। एक तो होगा फ्रॉम दिस साइड, अगर हम इस साइड से अटैक करें और से हम इसको नाम देते हैं फ्रंट साइड अटैक। ओके, दूसरी तरफ हम इसको इस तरफ से भी कर सकते हैं, इस साइड से। ये जो है CH3 और C6H5 की तरफ से एक आ रहा है OH माइनस। ओके, एंड दूसरी तरह से अटैक हो सकता है विद फ्रॉम दिस साइड, इसको हम बोल देते हैं बैक साइड अटैक। अगर इसको हमने फ्रंट साइड माना है मॉलिक्यूल का, तो इसके पीछे से जो OH आएगा इसको हम लोग जो है बैक साइड मान लेते हैं। क्यों हम लोग दोनों तरफ से कर रहे हैं? क्योंकि दोनों केसेस में जो हमारा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, जो कन्फिग्रेशन होगा हमारे मॉलिक्यूल का, वो होगा डिफरेंट होगा। सो वो किस तरह से होगा देखते हैं। अगर OH माइनस जो है इस तरफ से कार्बन के ऊपर अटैच करता है ना, तो हमारे पास इस कार्बन के ऊपर जो है 4 ग्रुप्स आ जाएंगे। एंड क्योंकि ये इस साइड से अटैक कर रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो भी इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, जैसा कि हमारा रिएक्टेंट था। यानी जिस तरफ क्लोरीन था उसी तरफ से हमारे OH माइनस ने अटैक किया है। ओके, उसको हमने नाम दिया फ्रंट साइड। तो उसका जो कन्फिगरेशन होगा, जो अरेंजमेंट होगा, वो सेम टू सेम होगा एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। ये भी क्या है कि कारल कार्बन है, क्योंकि इसके ऊपर जो है चारों के चारों जो है ग्रुप जो है डिफरेंट लगे हुए। एंड अगर हम बैक साइड अटैक करवाते हैं, तो बैक साइड अटैक में जो हमारा कन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा एज दैट ऑफ दिस, है ना। ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है इसके अपोजिट होगा। किस तरह से होगा, चलो देखते हैं। इस तरह से अटैक हो रहा है तो हमारा OH जो है इस तरफ लगेगा, है ना, और हमारा मॉलिक्यूल जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये भी क्या होगा, एक कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके ऊपर भी चारों के चारों ग्रुप जो है डिफरेंट लगे हुए। सो nucleophile can attack this trigonal planar structure, that is trigonal planar tertiary carbocation in 2 different ways, in from 2 different sides. अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है, जिस साइड पर हमारा क्लोरीन था, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। एंड अगर ये बैक साइड से अटैक करता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है अटैक की फ्रंट साइड और बैक साइड, ये जो है इक्वल प्रोबेबिलिटी है। यानी 50% ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो होंगे इस कन्फिग्रेशन के, और 50% ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट वो फॉर्म होंगे इस तरह के। सो जिस प्रोडक्ट में हमारे पास एग्जैक्टली सेम कन्फिग्रेशन आया है एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, उसको हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। एंड जिस मॉलिक्यूल में जो हमारा कन्फिग्रेशन है वो एग्जैक्टली अपोजिट आया है एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। सो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स में इन्वर्जन होगा एंड हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स में रिटेंशन होगा, क्योंकि अटैक की पॉसिबिलिटी भी जो है 50-50% है। सो इन ऑल आई कैन से दैट देयर इज़ 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन इन द प्रोडक्ट। ओके, सो ये हो गई हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री। आई वुड सजेस्ट कि आप ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है आपकी टेक्स्ट बुक से जो डिटेल में पढ़ ले। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है D और L का, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लैबो रोटेटरी। ओके, सो अगर हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी मानते हैं, दैट इज इसको हम D मानते हैं, तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा L। D और L क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। यानी किस तरह के आइसोमर्स होते हैं, ये होते हैं इनैंशोमर्स। ओके, अभी इनैंशोमर्स क्या होते हैं आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। इनैंशोमर्स, ओके, सो ये मॉलिक्यूल हम लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनैंशोमर्स का मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इनैंशोमर्स आर नॉन सुपर imposable mirror images enantiomers are non-superimposable mirror images of each other.
ओके, अब ये किस तरह से होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग क्या होगा वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करते हैं ये मॉलिक्यूल, अगर हम इस मॉलिक्यूल को जिस तरह से ले एंड सारे के सारों को जो है एक प्लेन में ले ले, एंड इस मॉलिक्यूल का जो हम जो है मिरर इमेज निकाल ले। ओके, मिरर इमेज निकाल लें तो किस तरह से होगा, ये इथाइल ग्रुप, यहाँ पर इथाइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पर C6H5 ग्रुप रहेगा और यहाँ पर जो है OH ग्रुप रहेगा। ओके, सो देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली जो है दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में मिरर इमेजेस है, यानी अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूँ तो इस मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन जो है ये आएगा एंड इस मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन जो है ये आएगा। सो ये दोनों क्या हो गए, मिरर इमेजेस हो गए। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग क्या है, यानी अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठाकर जो है इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दूँ तो क्या होगा, देखो ये C2H5 की जगह ये OH आ रहा है, बाकी ये जो है ये C2H5 की जगह यहाँ पर ये OH आ रहा है, यानी ये दोनों जो है मैच नहीं हो रहे, है ना। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ, अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, एंड इसका मैं अगर मिरर इमेज निकालूँ तो इसका मिरर में रिफ्लेक्शन जो है इस तरह से आएगा, यानी मेरा लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड दिखेगा मिरर में। अगर मैं इन दोनों हैंड्स को एक दूसरे के ऊपर रखूँ, ओके, तो आप देख सकते हो कि मुझे एक हैंड नहीं दिख रहा है, मुझे अभी भी ये जो है दो फिंगर जो अलग दिख रहे हैं, है ना। तो ऐसे इमेजेस को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, एंड ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। ओके, सो इनैंशियोमर्स की खास बात क्या होती है, सबसे पहले ये तो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, है ना। ऑप्टिकल एक्टिव यानी ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन जो है चेंज करते हैं। अगर इसको हम लोग मानेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो अदर वन विल बी लेवो रोटेटरी। इन डिटेल आप जो है इसको स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम योर बुक, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से बहुत इजी होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है इनको डिटेल में स्टडी कर लें, ऑप्टिकल एक्टिविटी के सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ओके, सो देख सकते हैं ये जो है इनैंशियोमर्स होते हैं। सो इस पार्ट को समझने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो सेकंड स्टेप हुआ इन द SN1 मैकेनिज़्म, वो क्या करता है, हमारे पास दो कन्फिग्रेशंस के मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है। अगर एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, है ना, यहाँ जैसे यहाँ पर है, उसी तरह दूसरा जो है लेवो रोटेटरी होगा। ओके, सो एज अ कंक्लूजन हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा SN1 मैकेनिज़्म है वो क्या करवाता है, इनैंशियोमर्स प्रोड्यूस करवाता है। हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर 50% जो है डी मॉलिक्यूल्स होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड 50% जो है लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स होंगे। सो एज ए टोटल हमारा जो मिक्सचर होगा वो होगा एक रेसिमिक मिक्सचर। ओके, रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है ना, क्या देखा SN1 मैकेनिज़्म में कि हमारे पास 50% इन्वर्ट रिटेंशन होता है कन्फिग्रेशन का, एंड 50% जो है इन्वर्जन होता है। रिटेंशन यानी सेम कन्फिग्रेशन एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, एंड इन्वर्जन यानी अपोजिट कन्फिग्रेशन एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। सो बिकॉज ऑफ 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल जो है फॉर्म हुए। एक का कन्फिग्रेशन जो है डी अगर माना हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो अदर वन विल बी लेवो रोटेटरी। सो वी हैव 50% दिस इनैंशियोमर एंड 50% दिस इनैंशियोमर। सो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स का एंड 50% लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स का। सो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, सो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो और इक्वल अमाउंट ऑफ लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो जो मिक्सचर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन। इन शॉर्ट हम मानते हैं या फिर हम बोलते हैं कि SN1 मैकेनिज़्म में जो है रेसमाइजेशन होता है। SN1 मैकेनिज़्म में रेसमाइजेशन होता है, इसका मीनिंग क्या कि SN1 मैकेनिज़्म के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड इक्वल अमाउंट ऑफ लेवो रोटेटरी इनैंशियोमर्स जो है फॉर्म होते हैं, एंड उसी की वजह से हम ये कंक्लूड करते हैं, फाइनल स्टेटमेंट जो है वो है SN1 रिएक्शन में जो है रेसमाइजेशन होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस SN1 mechanism. In the step 2
हमने देखा कि हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, वो भी अटैक के चांसेस दो साइड से, दोनों साइड से हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो डिफरेंट कन्फिग्रेशन के फॉर्म होंगे। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है ये फास्ट स्टेप होता है, दिस इज़ अ फास्ट स्टेप, ये रैपिडली हो जाता है क्योंकि अभी कितने भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स क्यों ना हो इस कार्बोकैटायन के लिए, एट दी एंड इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड उस पॉजिटिव चार्ज को ये कम्प्लीटली हटाना चाहता है। एंड उस पॉजिटिव चार्ज को कम्प्लीटली हटाने के लिए हमारे रिएक्शन सिस्टम में हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है एंड इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म कर देती है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाकर, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। सो काइंड ऑफ समराइज़ करेंगे सारे के सारे SN1 मैकेनिज़्म को हम लोग। ओके, सो मैकेनिज़्म देख लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिज़्म हमने देखा ये एक जो है 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप मैकेनिज़्म है ना। जो फर्स्ट स्टेप था वो था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जो सेकंड स्टेप था वो था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हमने देखा, उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखा। उसके बाद हम इसका काइनेटिक्स देख लेते हैं। अब जैसा कि हमने SN2 मैकेनिज़्म में देखा था, जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड हमारे दोनों स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, एक स्लो स्टेप है। सो इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी ये जो स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वो मॉलिक्यूल्स जो है उनके ऊपर जो है रेट डिटरमाइन करेगा। सो हमारे स्लो स्टेप में, यानी हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, सिंस ओनली वन मॉलिक्यूल वाज इन्वॉल्व्ड एंड दैट मॉलिक्यूल वाज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ओके, सो रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the concentration of tertiary alkyl halide in this case। क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं था, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्लोरीन एटम जो है निकल कर जा रहा था, है ना। सो एंड फॉर्म हो रहा था हमारा कार्बोकैटायन। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा मॉलिक्यूल था वो था टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यानी हमारा जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, है ना, उसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन वो डिपेंड करेगा ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो हमारा जो रिएक्शन जो है और फास्ट होगा, यानी उसका रेट जो है और फास्ट हो जाएगा, है ना। उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। सो ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब क्योंकि हमारे रिएक्शन में जो है 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट थे, एक था हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और दूसरा था हमारा न्यूक्लियोफाइल, बट है वो डिपेंड कर रहा है ओनली वन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया है। एंड जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर जो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग ऐसा ही बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, है ना। सो दिस वाज द रीज़न हम लोग जो है SN1 यूज़ करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, क्योंकि जो हमारा वन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द रिएक्टेंट वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, उसके बाद हमने देखा अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। सो इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने क्या देखा, इन स्टीरियोकेमिस्ट्री थर्ड पार्ट इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने देखा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है एंड बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, एंड उसकी वजह से हमारे पास जो है 50% रिटेंशन होता है एंड
50% जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्जन होगा हमारे प्रोडक्ट्स में। एंड ऐसे रिएक्शन मिक्सचर में जहाँ पर 50% इन्वर्जन हो और 50% रिटेंशन हो, तो हमारे पास जो मिक्सचर फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, जिसके अंदर हमारे पास जो है 50% जो है 50% डी एनांशियोमर प्रेजेंट हो एंड 50% जो है एल एनांशियोमर्स जो है प्रेजेंट हो। ये दोनों रिएक्शन मिक्सचर, ये दोनों एनांशियोमर्स के मिक्सचर जो है आपस में मिक्स होकर क्या करते हैं, रेसमाइजेशन करते हैं। रेसमाइजेशन, इस रेसमाइजेशन की वजह से हम जो SN1 रिएक्शन का में हम लोग कहते हैं कि SN1 रिएक्शन इज रेसमाइजेशन इन द प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ समरी ऑफ द SN1 रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट जो है समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के सारे कॉन्सेप्ट जो है अपनी टेक्स्ट बुक से रीड कर लें। बहुत ईजी होता है, छोटे छोटे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, उनको आपको कवर करने हैं। और उसके बाद जो है आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक जो है कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको जो है ये लेक्चर जो है बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड इससे पहले जो है मैंने SN2 बनाया था उन दोनों को आप कंबाइन करके देख लीजिए। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।